के हमारे अध्यक्ष कैबिनेट रैंक श्री भवानी पठानिया जी, इंदौरा के हमारे विधायक मलेंद्र राजन जी, इस क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे अजय महाजन जी, हमारे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन विशाल चंबियाल जी, पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष रहे करण पठानिया जी, सभी सम्मानित अधिकारी, दूर दराज के क्षेत्रों से आए नूरपुर के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं छात्र जीवन से आता रहा। पूर्व में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत महाजन जी हुआ करते थे। जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मुझे उनके साथ काम करते करते कई बातों को सीखने का मौका मिला और निश्चित तौर पर उनके अनुभवों को याद करते हुए आज जब मैं देखता हूं तो अजय महाजन जी के दिल में भी वही दर्द नूरपुर की जनता का लिए है और सेवा भाव हमेशा नूरपुर के काम के लिए है। जब ये मांग कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि पिछले चुनावों में ऐसी क्या बात हुई कि अजय महाजन जी यहां से चुनाव नहीं जीत सके। जो व्यक्ति आपका दर्द सीने में छुपाकर और दिमाग में विकास की नई राहें खोजने के लिए दिन रात लगा रहता है, अगर वो चुनाव हारता है तो उसका नुकसान उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होता है। हमारी सरकार बनी 2 वर्ष हमारी सरकार को बने हुए अभी हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली उस समय मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि आम जनता तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। मैंने खुद दिन रात अधिकारियों की बैठक लेकर पूरे प्रदेश की स्थिति को समझा, कौन सी योजनाएं लानी है, किन नियमों में परिवर्तन करना है। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य करना शुरू किया। यह भी पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार 1 महीने तक नहीं किया गया। उसका कारण मैं और मुख्यमंत्री महोदय उस वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे जो प्रदेश की जनता के सामने छुपाई गई है। जब हमने मुख्यमंत्री का पद संभाला, इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका था और 6 पे कमीशन जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उनको दिया जा चुका था, लेकिन उनका 10,000 करोड़ रुपए का एरियर अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि हम धीरे धीरे उस पर उसका भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद हर विभाग की बैठक ली गई। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो रूटीन की दायरे से चल रहा है। हमने कहा ये वक्त बदलाव का है, ये वक्त व्यवस्था परिवर्तन का है और हमें हिमाचल की जनता के हित में, युवाओं के भविष्य के हित में, महिलाओं के सम्मान के हित में हमें कानून बदलने पड़ेंगे और हमने कानून बदलने की शुरुआत की है। आज गांव का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है, गांव के बच्चे को माँ बाप बड़े त्याग करके सरकारी स्कूल में भेजते हैं, तो हम गांव के उस परिवार के साथ भी धोखा करते हैं जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि शिक्षा के स्तर में गुणात्मक गिरावट आई है। जो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है वो दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता, और गुणात्मक शिक्षा में हम पूरे देश में जो पहले और दूसरे नंबर पर हुआ करते थे आज 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। मैं ये नहीं कहता, कोई ना कोई कारण तो रहा। भारतीय जनता पार्टी की पिछली 5 वर्ष की सरकार ने इस दृष्टि से कुछ नहीं किया। मुझे दुख होता है कि जो लोग सत्ता में होते हैं
चाहे हम हैं चाहे कोई विपक्षी पार्टी है, वो अगर सुधार की बात करे तो उसका विरोध करने लग जाते हैं। हम आज सुधार के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चा गांव का अगर सरकारी स्कूल में पढ़े तो उसे अच्छी शिक्षा मिले। कई जगह तो ऐसे शिक्षा संस्थान खुल गए जहां मात्र 10 बच्चे हैं और टीचर 3 हैं, और कई जगह ऐसे संस्थान हैं जहां 70 के करीब प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे हैं और टीचर 1 है। इसमें कैसे परिवर्तन किया जाए, हमारी सरकार ने फैसला लेना शुरू किया। हर एक जिला वाइज, ब्लॉक वाइज हमने उसका अध्ययन किया, पाया तकरीबन ऐसे स्कूल जिन्हें पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जून से पहले 2022 में खोल दिए गए। 600 के करीब ऐसे शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए गए जिनमें टीचर ही नहीं था, सिर्फ नोटिफिकेशन कर दी गई। नोटिफिकेशन के माध्यम से कह दिया गया कि यहाँ साइंस की क्लासेस शुरू होगी, कॉमर्स की क्लासेस शुरू होगी, इसमें साइंस स्ट्रीम स्टार्ट होगी, और क्या किया, साथ वाले लगते हुए स्कूल से एक टीचर को वहां ट्रांसफर कर दिया। इसलिए गुणात्मक शिक्षा में हमारी गिरावट आई है। हमने उसमें फैसला लिया और मुझे खुशी है कि हमने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें हमारे को जनता ने भी साथ दिया और टीचर वर्ग ने भी साथ दिया। हम शिक्षा को स्ट्रेंथ करने के लिए, गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। हर एक क्लस्टर में हम 5-5 स्कूलों को बंद करके वहां एक अच्छा शिक्षा संस्थान बनाना चाहते हैं, ताकि वो 2 किलोमीटर के दायरे में जो 5 शिक्षा संस्थान खुले हैं उनमें बच्चों की संख्या नहीं है, कहीं 13 बच्चे हैं, कहीं 15 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं, हम एक उस 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में एक अच्छा शिक्षा संस्थान खोलें, ताकि वहां बच्चों की संख्या भी तकरीबन अच्छी हो सके और सभी टीचर उसमें उपलब्ध करवा सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेल्थ में क्या हाल है, अजय महाजन जी कह रहे हैं कि हमारा मदर चाइल्ड जो हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो चुका है, चला नहीं है। ऐसी क्या तेजी आई कि चुनावों से पहले उसका उद्घाटन कर दिया गया और पूरी तरह से वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा है हम चाहते हैं कि इसको कंप्लीट किया जाए, उसके लिए हम पूरा पैसा उपलब्ध करवा देंगे, जितना भी हमें कहेंगे। हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। हेल्थ सेक्टर में ये है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, आपकी पर्ची बनती है, पर्ची बनने के बाद आपको डॉक्टर देखता है, अगर थोड़ी सी दवाई पेन किलर से ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप इस हॉस्पिटल में जाओ। इसके बाद आपको उससे बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है। टांडा के बाद पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई चंडीगढ़ के बाद वो एम्स में आपको ले जाते हैं। आपका कितना पैसा खर्च होता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय मन में एक ही बात होती है कि किसी न किसी रूम में मैं ठीक हो जाऊं, किसी न किसी रूम में मैं ठीक होकर घर वापस आ जाऊं, पैसे की परवाह नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी हेल्थ सेक्टर है उसमें हमारे पास 20 साल पुरानी मशीनें लगी है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी आपके पास मिलनी चाहिए, जहां पहले ही स्तर पर आपको ये पता लग जाए कि आपके शरीर में क्या होने वाला है या कौन सी बीमारी होने वाली है, उस प्रकार की हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी अभी प्रदेश में नहीं है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम सभी मेडिकल कॉलेज को, सिविल हॉस्पिटल्स को हम ठीक करेंगे, और इसको ठीक करने की दृष्टि से हमने फैसला लिया। हमने अभी फैसला किया कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज अलग होगा और मेडिकल कॉलेज का कैडर अलग होगा। अभी क्या होता है, जो मेडिकल कॉलेज में लगे हुए स्टाफ नर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ होते हैं, वो ट्रांसफर करवा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आ जाते हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लोग मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। उससे वो पीएससी भी खाली हो जाती है, सीएससी भी खाली हो जाती है, और जो जोनल हॉस्पिटल है वो भी खाली हो जाते हैं। तो हमारी सरकार ने फैसला किया कि इस कैडर को अलग कर दिया जाए, और जल्दी ही जब कैडर अलग होगा तो उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति भी होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी होगी। कई जगह ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेटर ही नहीं मिलते हैं, सबको अलग अलग करके इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर मेरे खजाने में महज 100 रुपया आता है,
आप सोचिए, एक परिवार के घर में अगर महीने का 100 रुपया आता है, उसमें से 70 रुपया जो हमारा है, 70 रुपया वो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और पे पर खर्च कर दिया जाता है। जो सब ब्याज और जो लोन सरकार ने लिया होता है उसके इंटरेस्ट और मूलधन पर खर्च कर दिया जाता है। तो पैसा कितना बचता है? 30 रुपया बचा। 30 रुपये में भी आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, कई ग्रांट से हम सबको दिया जाता है। और उसके बाद उस पैसे के बाद जब हमारा खर्चा होता है तो उस खर्चे को हम और लोन के द्वारा उठाकर पूरा करते हैं। तकरीबन हमने पिछले 2 साल में 28,000 करोड़ रुपए का खर्च कर्जा लिया। 28,000 करोड़ कर्जे में से 18,000 करोड़ रुपए हमने सिर्फ बैंक का मूल जो कर्जा लिया था उसका मूलधन और उसके ब्याज का ही लिया है। इसका मतलब है कि हम जो पैसा कर्जे के लिए उठाते हैं वो कर्जा वापस करने के लिए और ब्याज पर खर्च कर रहे हैं, विकास पर खर्च नहीं कर रहे हैं। हमने इस वित्तीय नीतियों को पकड़ा और हमने उसमें सुधार करने की कोशिश की और मुझे खुशी है कि उसमें अब सुधार धीरे धीरे हो रहा है। हमें उन संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा जो आप जनता से जुड़ी हुई है। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, आपदा के समय पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी हुई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब विधानसभा में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत देने की बात आई, उसका प्रस्ताव आया, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और उनके विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय उस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए, क्योंकि ये तो प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए प्रस्ताव था, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। हमने केंद्र सरकार से मांग की कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है, भयंकर तबाही हुई है, तकरीबन 551 लोग हमें छोड़कर चले गए, 23,000 के करीब घर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उस आपदा में बह गए, उस नदी में बह गए, लेकिन केंद्र की सरकार से कोई हमें सहायता नहीं मिली। हमने अपने संसाधनों से अपने बजट में कटौती कर 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत का पैकेज दिया और उन घरों को जिनका कुछ नहीं बचा था उसका बचाने का जिम्मा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का था। मैं प्रत्येक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया, नूरपुर भी गया, इंदौर भी गया, कुल्लू भी गया, मनाली भी गया, नाहन भी गया। हर जगह मैंने देखा कि कई घर पूर्णतः नष्ट हो गए। कई ऐसे परिवार जिनके पास रात का खाना खा रहे थे, पता लगा कि एकदम ल्हासा आ रहा है, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, उनके पास पीने के पानी का गिलास भी नहीं बचा। हम केंद्र सरकार के पास जब गुहार लगाते रहे कि जिस प्रकार गुजरात में और जिस प्रकार उत्तराखंड में आपने आपदा राहत के लिए सहायता दी है, आप उसी तरह हमें भी स्पेशल राहत पैकेज दीजिए, लेकिन एक भी पैसा हमें स्पेशल राहत पैकेज के तहत नहीं दिया गया। हमने हार नहीं मानी, हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा राहत परिवारों के लिए दिया और उनके लिए हमने कानून बदल दिया। मैं जानता हूं, आप जैसे आम परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं, मैं जानता हूं कि एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। दिन रात की मेहनत कमाई और खून पसीने की कमाई के बाद एक पक्का घर जब बनता है और पता लगे कि वो रातों रात वो घर तबाह हो गया, पीने का पानी का गिलास में नहीं बचा, तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। मैं अधिकारियों से बैठक करता था, कहता था कि अब क्या करना चाहिए। कहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए में तो घर नहीं बनता जिसकी मेहनत की कमाई उस घर में लगी हो। हमने उनके लिए नियम बदल दिया, उनके लिए कानून बदल दिया और आपदा राहत परिवारों को 7 लाख रुपया एक परिवार को मकान बनाने के लिए दिए, जिसका घर आंशिक रूप से टूट गया था उसे भी 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया। अभी मैं तांदी गांव गया था पंजाब में, पूरे घर नष्ट हो गए, उन घरों के पास कुछ नहीं बचा। हमने उनके लिए भी स्पेशल राहत पैकेज 7 लाख रुपए का दिया।
क्योंकि ये पैसा आपका है, मैं ये आपको कहना चाहता हूं। लेकिन होता क्या है, जब हम पैसा लुटा दिया जाता है, बहा दिया जाता है, उस पैसे के जो संरक्षक है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पैसा लुटाते हैं, उस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचती है। मुझे दुख इस बात का है कि 5 वर्ष पहले जो जयराम ठाकुर जी की सरकार रही थी, जो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, उन्होंने चुनावों से ठीक 6 महीने पहले 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। और किस प्रकार बांटी? और पूरे शिक्षा संस्थान, हेल्थ सेक्टर, वाटर क्वालिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी को निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। उसका कारण क्या था? उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया जो बांटा, कहा कि सबका बिजली पानी मुफ्त कर दिया गया। जो करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, जो करोड़ों रुपए की टैक्स के साथ बिजली की सब्सिडी उनको मिलती है, उन्हें क्यों सब्सिडी दी गई? आज सवाल ये पैदा होता है, ये सब्सिडी उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए थी जो बड़े बड़े होटल बनाकर रह रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बनाकर रह रहे हैं। वो क्यों 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की सब्सिडी ले? हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम गरीब आदमी जो है उसको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन जो धनवान है, जो अमीर है, जो समृद्धशाली है, उसे खुद ही स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो गरीब का हक है। ये उस गरीब का हक पर, उस संपदा पर वो समृद्धशाली व्यक्ति अपना हक जमा रहा है जो गरीब को मिलनी चाहिए। हमारी सरकार ने यह फैसला किया। पानी के बिल माफ कर दिए गए, पर पानी की क्वालिटी से समझौता करके आपके बिल माफ किए गए हैं। आपको स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, नलके से पानी आ रहा है, आपके टैंकों से पानी आ रहा है। जब सरकार उनको साफ करने की बात करती है तो पता लगता है कि बड़े बड़े होटल वालों को तो पानी के बिल शून्य कर दिए गए। गरीब आदमी को शून्य होना चाहिए था, बड़े बड़े होटल वालों को शून्य नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अगर हमें अच्छा जल देना है, स्वच्छ जल देना है, तो हम लोग कम से कम जिसके घर में नलका लगा है और जो सामर्थ्य है पानी का बिल देने के लिए गांव में, वो 100 रुपया कम से कम महीने का पानी का बिल का जरूर दे, इस संदर्भ में, ताकि आपको हम स्वच्छ जल उपलब्ध करवा सके। तो इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने भी फैसला किया है। वो किसी पर टैक्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में बुरे हाल है, वो सिर्फ आपका पैसा आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए और स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए आपसे लिया जा रहा है। हमने ये भी फैसला किया कि आने वाले समय में जो इस संपदा का सही हकदार है, गांव में रहने वाला किसान है, उसकी कैसे समृद्धशाली बनाया जाए। पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने बजट में कुछ प्रावधान किए हैं। गाय का दूध का मूल्य जो 32 रुपए किलो हुआ करता था, हमारी सरकार ने कहा कि मिल्क फेडरेशन उसको 45 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। 15 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि हमारी सरकार ने की। गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो कणक उगाता है, जो मक्की उगाता है, जो उसको हमने कहा कि अगर आप गोबर आधारित खेती करोगे तो आपसे मक्की 30 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी और 40 रुपए किलो गेहूं हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी। ये सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो भी किसान अपना फार्म भरकर प्राकृतिक खेती की तरफ जाएगा, उससे मक्की 30 रुपए किलो और गेहूं 40 रुपए किलो खरीदी जाएगी। उसका फार्म भर के उसकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड रखने के बाद उसको नई टेक्नोलॉजी से अवगत करवाया जाएगा। ये हमारी सरकार का फैसला है ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। आप जानते हैं मनरेगा में कई लोग लगे रहते हैं, कई भाई कई बहनें हमारा मनरेगा में काम करती है। हमने 240 रुपए से बढ़ाकर मनरेगा की दिहाड़ी को 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 300 रुपए के दिहाड़ी के अनुसार आज मनरेगा के मजदूर को वो पैसे मिलने जा रहे हैं। ये सरकार की नीतियां हैं। मैं ये कहना चाहता हूं
कि जब से हमारी सरकार आई है वो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। हम भी कर्जे पर कर्जा ले सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्या ऐसा कर्जा जो कर्जे को चुकाने के लिए लिया जाए, क्या ब्याज को चुकाने के लिए लिया जाए, उससे युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ जाता है। हमने रोजगार के अवसर भी पैदा करने हैं, हमने महिलाओं के सम्मान के अधिकारों को भी बचाकर रखना है, मजदूर के हक को भी देना है। इन सब दृष्टिकोण से हमारी सरकार फैसला ले रही है। मेरा मानना है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा, आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमें नियम कानून बदलकर और उसमें पैसा डालकर हमें नजर आ रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम संपदा, जो हिमाचल की संपदा है, उसमें समाज के सभी लोगों का अधिकार है। ऐसे लोगों का भी अधिकार है जो कोई मांग नहीं करते, लेकिन सरकार को उसकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में 6000 बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। वो पढ़ना चाहते हैं, वो माँ बाप का प्यार तो नहीं हमको दे सकते, लेकिन हमने एक ऐसा कानून बनाया जो हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून है जहां जो बच्चे अपनी माँ को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज 27 साल की उम्र तक इन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। स्कूल कपड़ों का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। और 18 साल के बाद जब वो कॉलेज जाएगा तो उसको 4000 रुपया महीने के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। हर बच्चे को 4000 18 साल के बाद, और 27 साल तक ये पैसा उनको उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वो अपनी पीएचडी कर सके, एमफिल कर सके, या शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जाता है उसे उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अलावा हमारी सरकार ने विधवाओं के बच्चों के लिए, जो विधवाओं के बच्चे हैं, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईटीआई करता है, नर्सिंग कोर्स करता है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स और करता है, या कॉलेज में जाता है, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। और अगर वो बाहर पढ़ने जाता है तो 3000 रुपये पीजी का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार उन विधवा महिलाओं के लिए उठा रही है, जिसके लिए हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर आप उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह कई और योजनाएं अभी हमारे आने वाले बजट में आपको मिलेगी। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात है, सरकारी कर्मचारियों को जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उस समय हमने ये नहीं सोचा कि हमारे आर्थिक बोझ कितना पड़ेगा। हमने सिर्फ एक दृष्टिकोण अपनाया, वो दृष्टिकोण था कि बुढ़ापे में उसे कुछ ना कुछ अश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए। और उस अश्योर्ड इनकम के तहत हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। पुलिस वाले भाई हमारे खड़े रहते थे, 8 रुपया डाइट मिलती थी। मुझसे अधिकारी आके कहते थे कि 240 रुपये इन्हें महीने के मिलते हैं, इसको बढ़ाकर 400 कर दिया जाए, 500 कर दिया जाए। मैंने कहा नहीं, 24 घंटे वो ड्यूटी देते हैं। हमने उसको बढ़ाकर 240 से 1000 रुपया किया, और उनके जो कितने सालों से मांगते उसको हमने पूरा किया। तो सभी जो है समाज के सभी वर्ग, उसको कैसे आगे मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लेकर चली है। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके तकरीबन पिछले 2 राजस्व में, जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, आप लोगों के जो पैसे थे वो लुटा दिए जाते थे, लूट लिए जाते थे। हमने तकरीबन पिछले साल 2200 करोड़, और इस साल अभी मार्च में पता लगेगा 2400 करोड़ के करीब आपका हमने पैसा बचाया है। और इन जन कल्याण योजनाओं के लिए हम इस पैसे को बांट रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ नूरपुर क्षेत्र में नशा के खिलाफ हमारी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की।
फिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 करोड़ की संपत्ति को हमने सीज किया। आने वाले समय में हमारी सरकार पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। आने वाले समय में हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे ऐसी भी खबर मिली है कि कई लोग इसमें शामिल हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को नशे की लत में डाल रहे हैं। हमारी सरकार उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे अजय महाजन जी ने कुछ मांगे की है, उन मांगों को मैं पूरा करता हूं। और अजय जी हमारे बड़े भाई की तरह है, इनके साथ हमारा बड़ा प्रेम रहा है। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब भविष्य में ये आपके यहां से चुनाव लड़े तो आप वो गलती ना करें जो गलती आपने इस बार की है। जब आप एक बार गलती करते हो तो आपका विधानसभा क्षेत्र और 10 साल पिछड़ जाता है। सरकार हमारी है, फिर भी हम इनके कहने से जो कहेंगे उन कार्यों को करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद